नमस्कार साथियों, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? 9:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर मुझे लाइव आने की बात कही गई थी आयोजन समिति द्वारा और मैं उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। मेरा नाम है डॉक्टर मेघना शर्मा। यदि मेरी आवाज़ ठीक से आ रही हो तो एक बार कोई मुझे मैसेज करके ये बात बता दे जिससे मैं अपनी बात आरंभ कर सकूं। कोई यहाँ है? जी, एक लाइक आया है, उससे मुझे लगता है कि शायद मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और चूँकि मेरे लिए मंच नया है, मैं अभी अभी इसके साथ जुड़ी हूँ और डॉक्टर विवेक जी ने मुझे इस मंच से जोड़ा है और उन्होंने ये अवसर प्रदान किया कि मैं आप सभी के बीच में आकर अपनी बातचीत कर सकूं। जी विवेक जी नमस्कार। आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आप सभी को। और चूँकि आज एक बहुत बड़ा दिन है और इतने ख़ास दिन मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया गया तो इसलिए भी बहुत हर्षित हूँ कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती भी हम मना रहे हैं और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी होती है 2 अक्टूबर। जी प्रमोद पांडे जी कह रहे हैं आवाज़ आ रही है, सब बढ़िया है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। तो चूँकि जो समय है उस समय को आज हम बांटेंगे कविता पाठ के बीच। कविता मेरा पहला प्यार है। तो चूँकि कविता लिखना मुझे सबसे अधिक पसंद हुआ करता है और मैं बहुत शौक़ से कविता लिखती हूँ। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि अपने सफ़र को बताऊँ कि कभी कभी आधी रात को पढ़ते पढ़ते अचानक दिमाग में कोई विचार कौंधता है और मैं कविता लिख डालती हूँ। और जब छोटी थी बचपन से लिखती आ रही हूँ, मुझे स्कूल टाइम से लिखने का शौक़ रहा है। परिपक्वता के मायने तो बदलते रहे समय के साथ साथ, किंतु मैंने आरंभ कर दिया था अपने स्कूल टाइम से ही। और जब रात के समय या आधी रात के समय पढ़ते पढ़ते अचानक कविता लिखती थी तो कविता सुनाने के लिए मेरे पास मेरी माँ ही बिस्तर पर पास में हुआ करती थी। तो रज़ाई में उन्हें झिंझोड़ती थी, उठाती थी, मम्मी मैंने कविता लिखी, आप सुनिए। और वो बड़े गौर से उस कविता को सुनती थी। तो मेरी कविता की पहली श्रोता हमेशा मेरी माँ रहीं। अब तो कविता फेसबुक पर आ जाती है तो सारी दुनिया उस कविता को बहुत जल्दी से देख लेती है, क्योंकि हमें भी जल्दी होती है। सोशल मीडिया ख़ास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग के समय में इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि हमें भी अब एक एडिक्शन सा हो गया है कि हम जल्दी से जल्दी अपनी बात को बांटें। तो बांटते ही वो हज़ारों लोगों तक पहुंच जाता है। लेकिन मैं अपने उस दौर की बात कर रही हूँ जब फेसबुक तो क्या, हमारे पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। आज हर व्यक्ति के पास 2-2 मोबाइल, 3-3 सिम, 4-4 सिम हुआ करती थी। लेकिन हम तो उस दौर के बच्चे रहे जब हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। जब शादी हुई, ब्याह हुआ तो उसके बाद मोबाइल दिया गया हाथ में। तो उस समय की बात है। पहली श्रोता माँ होती हैं और होती थी, मेरी पहली श्रोता माँ होती थी। और इसी नाम की कविता संग्रह माँ होती हूँ जब से आज मैं अपनी कविताएं इस मंच से पढ़ूंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के सभी सदस्यों को मेरा कोटि कोटि अभिनंदन। गांधी जयंती, शास्त्री जयंती की शुभकामनाएं। और सभी मित्रों, आप सभी जो बात कर रहे हैं, अंगद तिवारी जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर। जी धन्यवाद अंगद जी। जीवन की सरसता ही कविता है। बहुत सही कहा आपने कि जीवन की सरसता और सरलता के साथ साथ जीवन का अनुभव कविता है। तो मैं आपको एक बात, इससे पहले कि मैं अपना कविता पाठ आरंभ करूं, मैं अपना प्राकथन भी आपके साथ बांटूंगी, क्योंकि ये जो संग्रह है माँ होती हूँ जब, सूर्य प्रकाशन मंदिर का ये संग्रह है। और इस संग्रह का नाम है माँ होती हूँ जब। यानी जब मैं छोटी थी, मैं जब माँ की बच्ची थी, फिर विवाह होने के बाद जब मैं माँ बनी, माँ होती हूँ जब, तब तक जो मैंने लिखा, यानी एक बहुत लंबा समय था मेरे स्कूल के समय से विवाह और उसके बाद संतान की प्राप्ति होना और फिर उसे महसूस कर लेना कि संतान प्राप्त होने के बाद कैसा महसूस होता है।
तो वो सारी बातें कोलाज के रूप में इकट्ठी हुई, यानी मेरी स्कूल टाइम की कविताएं भी आपको इस संग्रह में प्राप्त होंगी। और इसके अलावा जब मैं माँ बन गई तब भी जो कविताएं मैंने रचना जिनकी की, वो कविताएं इस संग्रह में शामिल हैं। और मेरा परम सौभाग्य यह रहा कि भारतीय साहित्याकाश के ध्रुव श्री अशोक जी वाजपेयी साहब, उनके हाथों से दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इस किताब का विमोचन हुआ। तो आज इस प्रथम कविता संग्रह, ये मेरा प्रथम कविता संग्रह था, इसी कविता संग्रह से मैं अपनी कविताएं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। पवन दीक्षित जी कह रहे हैं सरस, सुंदर और अप्रतिम विचार। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। अरविंद कपूर जी बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच सर। जय हो। मुरली गुप्ता जी, जी जय जय। आपकी अनुमति से सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैंने अपनी ओर से जो प्राकथन में लिखा, मूलतः ये संग्रह स्त्री विमर्श की कविताओं को समेटे हुए है। स्त्री विमर्श वहाँ से आरंभ होता है जब एक स्त्री अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को स्थापित करती है और उसे बनाए रखने का प्रयास करती है। इस बीच उसे बहुत सारे स्तरों से गुजरना होता है। तो जब बहुत सारे स्तरों से वो गुजरती है तो उसे तरह तरह के अनुभवों से रूबरू होना पड़ता है, और उन अनुभवों से रूबरू होने पर उसे कैसा महसूस होता है, इसी बात की पड़ताल करता संग्रह है माँ होती हूँ जब। मैंने कोशिश की है कि मैं उन सभी स्तरों को इसमें शामिल कर सकूं। हालांकि कभी भी संपूर्णता का दावा कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, किंतु अपने आप में रचना एक संतान के बराबर होती है। तो जो कवि हैं, जो भी कविवर यहाँ जुड़े हुए होंगे, रचनाकार जुड़े हुए होंगे, वो पुरुष रचनाकारों से खास तौर पे मैं बात कर रही हूँ कि एक प्रसव पीड़ा जिसे महिला महसूस करती है संतान की उत्पत्ति के समय, उस तरह की प्रसव पीड़ा महसूस होती है जब आपका संग्रह मार्केट में आता है या लोकार्पित होता है। मार्केट में आना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका छप जाना ऐसा लगता है जैसे आंचल में एक नन्हे शिशु को हमने ले लिया हो, उसे समा लिया हो अपनी गोद में। तो इस तरह का आभास एक रचनाकार को होता है। और निश्चित रूप से पुरुष जो प्रसव पीड़ा को समझ नहीं पाते होंगे, वो रचना कर उस पीड़ा से रूबरू होते होंगे कि किन पीड़ाओं से गुजरकर हंसती खेलती कविताएं निकलती हैं, किन अंधेरों से गुजरकर सफलता के गीत गाए जाते हैं। तो छायावाद का असर, जो समीक्षक रहे, जो मेरे गुरु रहे, जो मेरे सहायक रहे, वो हमेशा ये कहते हैं कि मेघना तुम्हारी कविताओं में छायावाद का बहुत असर देखने में मिलता है। और ये बात बिल्कुल सही है। पीड़ा को, त्रासना को, दर्द को मैंने उकेरने का अधिक प्रयास किया। जो अपने जीवन में व्यक्ति संघर्षों में झेलता है और जैसे अनुभव उसे होते हैं, वो व्यक्ति उसी प्रकार की लेखनी के साथ साहित्याकाश में विचरण करता है, और वही मैंने किया। मेरे जीवन के दर्द, मेरे जीवन के अनुभव, खट्टे मीठे कड़वे नमकीन सभी तरह के अनुभवों को मैंने समेटने का प्रयास किया है, और उनमें से कुछ चुनिंदा कविताएं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जर्नी ऑफ अ मदर, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन मैडम। अरविंद कुमार जी व्यास साहब कह रहे हैं आप महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के फाउंडर स्टोन, जिस विश्वविद्यालय में मैं काम कर रही हूँ, वो उसकी बुनियाद में शामिल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर वॉचिंग। आप यहाँ हैं, मेरे लिए ये सम्मान की बात है। दिनेश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जैन वीरेंद्र विद्रोही जी, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद, लाजवाब। आपके कमेंट्स निश्चित रूप से मेरा उत्साहवर्धन करते जा रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि एक कलाकार, एक रचनाकार को क्या चाहिए होता है, उसे एक सिर्फ एप्रिसिएशन यदि मिल जाता है तो उसकी कलम और तेज़ रफ्तार से भागने लगती है, दौड़ने लगती है। मैंने नहीं जानती कि आलोचना होती है आजकल साहित्यकारों की कि कोई पुरस्कारों को देखकर लिख रहे हैं, पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए कई फर्जी रचनाएं लेकर के उपस्थित हो जाते हैं लोग। मुझे नहीं पता वो लोग कैसे होते हैं, लेकिन मैंने अपने लिए लिखा, स्वांत सुखाए लिखा। कभी लिखने से पैसा कमाने की इच्छा मेरे मन में अभी तक तो नहीं जागी है, चूँकि बहुत बड़े होने पर या और अधिक उम्र पा लेने पे क्या पता ये लालसा मेरे मन में जाग जाए, लेकिन अभी तक मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि मैं लिख करके कुछ पैसा अर्न करूं
या किसी पुरस्कार को टारगेट करके मैं लिखूं कि मुझे वो पुरस्कार प्राप्त करना है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब ये सब सोच कर लिखा जाता है तो वो मैनिपुलेटेड होगा। मौलिक चीज़ तभी आती है जब वो अंदर से आती है। जैसा मैंने कहा, आधी रात को उमड़ता था और मैं हर कभी कलम उठाकर किसी भी कागज़ पर, कई बार न्यूज़पेपर का जो खाली हिस्सा एडवर्टीज़मेंट के पास में होता था उस पर मैं पेंसिल से लिख लिया करती थी और फिर उसे सुबह फेयर किया करती थी। आपने आज रचना की नई परिभाषा दी है विवेक जी, बहुत बहुत आभार। आप जैसे व्यक्तित्व का ये कहना मेरे लिए बहुत सुखद एहसास है। तो अब मैं आरंभ करती हूँ अपने प्राकथन के साथ। इसे मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि इसके बाद इस संग्रह की कविताओं की समझ, क्योंकि हम लिखते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उस बात को जब प्रचारित और प्रसारित और संप्रेषित करते हैं तो सामने वाला भी उस बात को अच्छी तरह से समझ पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब तक मैं इस प्राकथन को नहीं पढ़ूंगी तो इसे मुश्किल होगा इसे समझना कि इन कविताओं में किस प्रकार का दर्द उकेरने का प्रयास किया गया है। कविता जीवन के आत्यंतिक और अंतरंग क्षणों, संघर्षों तथा समेकित रूप से हृदय के उन भावों की अभिव्यक्ति है जो किसी भी दूसरी विधा में अभिव्यक्त नहीं हो पाती। सदियों पूर्व जब कविता मनुष्य के जीवन में आई, तब से लेकर आज तक वह हमारे सुख दुख और स्वप्न सहित जीवन के उन भावों की अभिव्यक्ति करती रही है जिनसे हम और हमारे समाज सहित समूची दुनिया प्रभावित होती है। कविता को लेकर मैं बचपन से ही आकर्षित रही हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं स्कूल टाइम से कविताएं लिख रही हूँ। शैशवावस्था से लेकर किशोर जीवन तक कविता पढ़ना, गुनगुनाना और कुछ कुछ लिखने का प्रयास करना मेरी आदत में शामिल रहा है। घर का वातावरण चूँकि बौद्धिक था और पढ़ने लिखने के पर्याप्त अवसर थे, इसलिए साहित्य पढ़ना और दुनिया जहान को समझने की दिशा में सोचने के मौके बहुत मिले। अलका मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गुलाब आपने मेरे लिए भेजा है। माता पिता की इकलौती संतान होने के कारण उनका लाड़ प्यार भी अधिक मिला और व्यवहारिक जीवन को समझने के पर्याप्त अवसर भी। ऐसी स्थितियां बनी कि उच्च शिक्षा के लिए आधुनिक इतिहास मेरे अध्ययन और तदंतर शोध का क्षेत्र बना, जिसके तहत मैंने स्वामी दयानंद के स्त्री विषयक कार्यों की अध्ययन की चेष्टा की। जी हाँ, ये मेरे पीएचडी का टॉपिक था, द रोल ऑफ आर्य समाज इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो महिला और महिला के संघर्ष से मैं बचपन से जुड़ गई थी। इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन चूँकि समय की सीमा है तो मैं बहुत लंबी कहानियाँ नहीं सुनाकर आप लोगों के समक्ष कविता पाठ ही करूँगी। लेकिन स्त्री सशक्तिकरण, स्त्री को आगे ले जाने वाले मुद्दों से बचपन से ही जुड़ गई थी और मेरी जो पीएचडी थी वो भी दयानंद सरस्वती के दौर में जो स्त्री सशक्तिकरण हुआ या जो स्त्री के लिए उन्होंने काम किया, उस पर मैंने अपना शोध किया और उसे एक किताब के रूप में पब्लिश भी हो चुकी है। 2 अंग्रेज़ी की किताबें हैं। जैसे आपने मेरे बायोडेटा जो विवेक जी ने शायद डाला था स्क्रीन पर, उसमें देखा होगा कि 2 अंग्रेज़ी की किताबों के अलावा 7 हिंदी की किताबें हैं और उसमें साहित्य की किताबें अधिक हैं। और ये मेरा पहला कविता संग्रह है, माँ होती हूँ जब, जिसका प्राकथन मैं आप सभी के बीच में बांट रही हूँ। साहित्य और विशेषकर कविता के साथ मेरा संगम सहेली सा रहा और उसने जीवन के हर कदम पर मुझे भरोसा दिया। बाद में व्यक्तिगत जीवन में नाना तरह के उतार चढ़ाव आए और ऐसे क्षणों से भी साक्षात्कार हुआ जिनसे गुजरने के बाद जीवन अर्थहीन लगने लगा। दुनिया और संबंधों के देखे तथा समझे गए मायने भी बदल गए। जिन रिश्तों की प्रतीक्षा में हम जीवन बिसार देते हैं और जिनकी आमद में हमें पल पल सुखद अनुभूति होती है, वैसा एहसास मुझे शायद ही हुआ हो। जी, जीवन की ठोस वास्तविकताओं से सामना होने के बाद मैंने पाया कि जीवन में संजोए गए सपने उतने मधुर नहीं होते जितने ऊपर से दिखाई देते हैं, बल्कि अनेक बार वह ऐसे कड़वे घूंट की तरह होते हैं जिन्हें चखना दूसरे जीवन में रूपांतरित होना हुआ करता है। परिवार, समाज और वैयक्तिक जीवन की सम विषम परिस्थितियों से जूझते हुए अनेक ऐसे अनुभवों से गुजरना हुआ जिनके बारे में कभी सोचा भी न था। पर इन सब से जूझने और निकलने का अपेक्षित धैर्य और साहस ही था जिसके कारण विपरीत स्थितियों से निकलकर मैं
खड़ी हो पाई। भारतीय समाज में एक स्त्री का अपने व्यक्तित्व के साथ जीना कितना कठिन है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। सारे अवरोध और मर्यादाओं की चार दीवारियां जैसे स्त्रियों के लिए ही बनी हैं। ये कथित प्रतिष्ठा की भेंट चढ़कर सीढ़ियों से अनाम, सदियों से अनाम जीवन जीती रही है। उसका हर कदम समाज की निगहबानी में होता है। उसे शक की निगाह से देखा जाता है। हर निगाह उसका इम्तिहान लेती है। लगातार सबसे बचते बचाते, कठिन राह पर चलते, किसी मुकाम पर पहुंचने में जितनी बाधाएं एक स्त्री के हिस्से में आती हैं, उसका बयान करना बेहद मुश्किल काम है। स्त्री के लिए अपनी प्रतिभा, कौशल और परिश्रम से पाई गई पहचान भी समाज के शक के दायरे से बाहर नहीं निकल पाती है। भारतीय संस्कृति में स्त्री के प्रति श्रद्धा और प्रतिष्ठा के भाव सदा से जाप का विषय भले ही रहे हों, लेकिन व्यवहार में ये बहुत कम देखने में आता है। जी हाँ, मैं बहुत दावे के साथ कह रही हूँ कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते को कहा तो जाता है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है वो हम हाथरस की घटना से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भरे पूरे कुटुंब से बाहर निकली अकेली स्त्री का संघर्ष और समाज में अपनी पहचान बनाने की यात्रा जितनी कठिन और त्रासद है, यह वह स्त्री ही बता सकती है जो निरंतर इसे जीती है। राज बोहरे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कह रहे हैं संवाद शैली, जी धन्यवाद। सप्रेम जोशी जी, मेरे भाई साहब भी जुड़े हैं इस मंच पर, कह रहे हैं गजब। धन्यवाद भाई साहब, आपकी छोटी बहन हूँ तो आपको तो निश्चित रूप से मेरा सब कुछ कहा अच्छा लगेगा ही। भारत से बाहर भी वैश्विक परिदृश्य पर देखें तो स्त्रियों की स्थिति विषम हो रही है, जिसे लक्ष्य कर सिमोन दी बाउआ ने द सेकंड सेक्स जैसी वैचारिक पुस्तक लिखी और पूरी दुनिया को स्त्री की वेदना और उसके संघर्ष से परिचित करवाया। भारत में वैदिक काल से लेकर अब तक अनेक स्त्रियों ने अपने संघर्ष को वाणी दी और आधी दुनिया की यातना को अभिव्यक्त किया है। विख्यात हिंदी कवित्री महादेवी वर्मा ने सन 1942 में प्रकाशित अपनी पुस्तक श्रृंखला की कड़ियों में भारतीय स्त्री की दास्तां और उसकी विषम परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है। ये पुस्तक सिमोन दी बाउआ की द सेकंड सेक्स के अंग्रेजी प्रकाशन के 11 वर्ष पहले ही आ गई थी। यानी भारत में वो विचार सिमोन दी बाउआ से 11 वर्ष पहले उत्पन्न हो चुका था। उसका बीज, उसका मूल भारत में था, जिसने स्त्री संघर्ष को संपूर्णता में आंका। महादेवी ने स्त्री को ठीक ही जन्म से अभिशप्त और जीवन से संतप्त कहा। उनका ये कथन सिद्ध करने के लिए काफ़ी है कि एक स्त्री का जीवन असहनीय वेदनाओं का जीवन है, जिसे सहजता से समझा नहीं जा सकता। बहरहाल जीवन के अनेक उतार चढ़ावों से गुजर कर और हर विषम परिस्थितियों को झेल कर यहाँ तक आ पाई, तो इसमें परिजनों का प्यार और कविता के साथ का बहुत बड़ा योगदान था। जैसा कि मैंने कहा कि कविता मेरा पहला प्रेम है। मेरी व्यथा में, हर संघर्ष में जैसे माता पिता का वत्सल प्यार साथ रहा, वैसे ही कविता का सहेली सा सानिध्य भी। जब जब जीवन में अपने कमज़ोर पड़ने का एहसास हुआ, मैंने कविता को एक सहारे के रूप में पाया। अपने मन की वेदना को, अंतर में उठी व्यथा की एक टीस को उसमें व्यक्त करने का प्रयत्न किया और पाया कि उससे मुझे जीवन को जीने का नया भरोसा मिला। कविता लिखने का सिलसिला लगभग 20 वर्ष पुराना है, जब मैं किशोर थी। बाद के वर्षों में लिखना और संजो कर रखना ही अधिक जाना, उसे चर्चा में लाना, प्रकाशित कराने का विचार कभी नहीं आया। पिछले कुछ वर्षों से लगने लगा कि अपनी लिखी कविताओं को प्रकाश में लाना चाहिए, और इसी विचार की दृढ़ता ने प्रकाशन के लिए मुझे तत्पर भी किया। आकाशवाणी में कविताओं का प्रसारण हो या पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन, ये उस विश्वास का प्रतिफलन था कि मेरी कविताएं सार्वजनिक हों और लोगों तक पहुँचे। और आज देखिए, विवेक जी ने मंच दिया है, अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन कविताओं को पहुंचा रहा है। ये देखकर मेरा विश्वास बढ़ा जब लोगों ने प्रकाशित कविताओं को पढ़कर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी, जैसे आप लोग यहाँ दे रहे हैं। कविता से प्रेम, रचना को संतान कहना, विवेक जी कह रहे हैं, जी बिल्कुल, मेरे लिए संतान के रूप में ही ये कविताएं और कविता संग्रह रहे हैं विवेक जी, और आप सभी ने भी इसे अनुभव किया होगा। इसके बाद मैंने कविताओं पर निरंतर काम किया और अपने निज को सार्वजनिक अभिव्यक्ति में बदलने का प्रयत्न भी किया। इन कविताओं में मेरी प्रारंभिक कविताओं से लेकर अब तक लिखी कविताएं संकलित हैं। शुरुआती कविताओं में भी जीवन के राग विराग हैं, अनुभव हैं, छोटी मोटी आकांक्षाओं के चुने सपने हैं।
शुरुआती कविताओं में आप देखेंगे कि एक लय के भीतर सहज भावों की अभिव्यक्ति की कोशिश है। इन्हें संकलित करने के पीछे ये उद्देश्य रहा कि इससे मेरी काव्य यात्रा को समझने और तदंतर विकास को देखने में आसानी हो सकेगी। संकलन में मेरी हाल में लिखी गई कविताएं भी शामिल हैं जो मेरे अद्यतन विचारों का वहन करती हैं। संग्रह का मूल स्वर स्त्री विमर्श है, स्त्री संघर्ष है, जिसमें जीवन के उन अंधेरे कोनों को उजागर करने का प्रयास है जो हमेशा ओझल रहते हैं। एक स्त्री की आकांक्षा, स्वप्न, संघर्ष और उसके निपट एकांत को व्यक्त करती इन कविताओं में एक माँ भी है जो अपनी ममता की छांव में अपनी संतान के बहाने उन सबको अपने स्नेह की शीतल छाया देती है जो आपाधापी भरे समय को जीने को अभिशप्त हैं। एक स्त्री का जीवन भारतीय समाज में निरंतर बदहाली और पराधीनता का जीवन रहा है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद भी कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आया। महादेवी वर्मा ने श्रृंखला की कड़ियों में ये ठीक ही लिखा था कि अब जब सारा गतिशील संसार निरंतर परिवर्तन की अनिवार्यता प्रमाणित कर रहा है, स्त्री के जीवन को काट छांट कर उसी सांचे के बराबर बनाने का प्रयत्न हो रहा है जो प्राचीनतम युग में ढाला गया था। प्राचीनता की दुहाई देकर जीवन को संकीर्णतम बनाते जाना और विकास के मार्ग को चारों ओर से अवरुद्ध कर देना किसी जीवित व्यक्ति पर समाधि बना देने से भी क्रूर और विचारहीन कार्य है। मेरी कविताएं स्त्री के संघर्ष को उसकी वैयक्तिक चिंताओं में देखती हैं और बिना किसी घोषणा के अपनी वेदना को व्यक्त करती हैं। स्त्री और पुरुष का सामंजस्य समाज की मजबूत संरक्षण के लिए आवश्यक है। वे दोनों परिवार और समाज की धुरी हैं, दोनों ही प्रकृति से एक दूसरे के पूरक हैं। पर दुर्भाग्य से स्त्री को अपनी कविता, प्रतिष्ठा और मर्यादा की सीमाओं में बांधकर हमने उसकी स्वाधीनता और विकास की राह को बाधित कर नाना तरह की विकृतियों को जन्म दिया है। मेरी कविताएं स्त्री को उसके स्वत्व और स्वाधीनता में देखती हैं और समाज में उसकी भूमिका के महत्व को रेखांकित करती हैं। पुरुष का अनाचारी और अविश्वासी रूप इन कविताओं में उभरता है जो हर क्षण स्त्री के अस्तित्व को चुनौती देता है। झूठ, फरेब, संदेह और स्त्री को भोग्या मानकर एक वस्तु से बाहर उसे न देख पाने की प्रवृत्ति ने ही ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया है जिसमें स्त्री दबी सहमी रहकर अपने जीवन को नियति मानकर जीने को अभिशप्त रहती है। ऐसे में समाज प्रदत्त सारे संबंध उसे छलते हैं और नाना रूपों में वह कभी परंपरा तो कभी संस्कारों की झूठी जकड़बंदियों का शिकार होती है। इस राजस्थानी लोकगीत को देखिए जो एक बेटी की वेदना को व्यक्त करता है। बेटी अपने पिता से कहती है, मैं तो बाबो सा आपरे खूटेरी गायड़ टोरो जठे टुर जाऊँ सा, कि मैं तो तुम्हारे आंगन की गाय हूँ, जहाँ बांधोगे वहीं बंध जाऊँगी। यानी मैं आपके खूटे से बंधी गाय हूँ, आप जिधर हाँकोगे मैं उधर ही चली जाऊँगी। हाँकोगे शब्द पर आप विशेष ध्यान दें, ये स्थिति अब बदलनी चाहिए। पुत्री, बहन, पत्नी, माता, विधवा जैसे अनेक रूपों में स्त्री पराधीन होकर पुरुष के अनाचार और समाज की निरर्थक मर्यादाओं की भेंट चढ़कर जीते जी मर जाया करती है। मेरी कविताएं स्त्री को उसकी स्थितियों में रखकर देखती है और अपनी यातना के विभिन्न स्तरों से परिचित करवाती हैं। ये मेरा संग्रह है, पहला प्रयास है अपने जीवन जगत को जानने, समझने और उसे व्यक्त करने का। इसमें न तो समाज को बदल डालने का कोई दावा है, न ही अपने वैशिष्ट्य को लेकर कोई भ्रम। एक स्त्री के नाते अपने जिए, अपने भोगे, अपने अनुभूत किए समय को व्यक्त करने का प्रयत्न भी अगर इन कविताओं में दिख सके तो मैं अपने कवि कर्म को सार्थक समझूंगी। कैसे जिक्र न करूं अपने अंश सौम्य का, जिसकी आंखों के चमकते जुगनू मेरे जीवन की दिशा हैं। उसका मासूम स्वर, मम्मा ओ मेरी छोटी सी मम्मा, मेरे लिए प्राण वायु हैं। उसी अंश को पुकारता, उसी को समर्पित ये प्रयास माँ होती हूँ जब। ये तो हुआ प्राकथन मित्रों, और अब आरंभ करते हैं कविताओं का सफ़र। सबसे पहले आपके बीच लेकर आ रही हूँ एक कविता जिसका शीर्षक है लेकिन फिर भी। जी, मिट्टी से मन के घरौंदे ने बारिश के कहर से बचना न सीखा था। मिट्टी से मन के घरौंदे ने बारिश के कहर से बचना न सीखा था। शायद तकलीफ़ों के कारवां ने मेरी घर से, मेरी गली से बीतना न सीखा था। शायद तकलीफ़ के कारवां ने
मेरे घर से मेरी गली से बीतना न सीखा था। शायद अरमानों की कोमल पत्तियों ने पतझड़ के सफ़र से बच निकलना न सीखा था। शायद सम्मान के दर्पण ने मर्माहत हो चोटों से फिर जुड़ना न सीखा था। शायद मेरी चाहत के बादलों ने बिन बरसे किसी राह से गुजरना न सीखा था। शायद अकाल के सायों ने मेरी प्रीत के गांव से चले जाना न सीखा था। शायद ख्वाबों की रंगीन सीपियों ने लहरों के भंवर से पार पाना न सीखा था। लेकिन फिर भी मुश्किल जीवन की कश्ती ने पतवार के अभाव से डूब जाना न सीखा था। ये कविता थी लेकिन फिर भी। और अब आइए बात करते हैं शतरंज की। किस प्रकार शतरंज की मोहरें अपनी चाल चलती हैं। हम सभी शतरंज का हिस्सा हैं। और उसके बाद मैं आगे आपको कठपुतली नाम की अपनी एक कविता भी सुनाऊंगी। जब महसूस होगा कि धागे कहीं और से संचालित हो रहे हैं, हम सब एक कठपुतली की तरह न जाने किस पालनहार की डोरियों में बंधे हुए अपना किरदार निभा रहे हैं। बाकी हमारे पास कुछ नहीं। नीरू श्रीवास्तव जी कह रही हैं बहुत खूब, धन्यवाद नीरू जी। रूपम लाल जी कह रहे हैं वाह, शुक्रिया रूपम। अरविंद व्यास जी कह रहे हैं ऑसम, थैंक यू सो मच सर। आपका यहाँ होना मेरा संबल बढ़ा रहा है कि मेरे विश्वविद्यालय से भी कोई मुझे यहाँ सुन रहा है। शतरंज की मोहरें। जब कभी जीवन को समझा तो पाया, ये शतरंज का खेल है जो समझ नहीं आया। शतरंज का खेल बहुत मुश्किल से समझ में आता है। और जब वो शतरंज रियल लाइफ में, एक तो होता है शतरंज का खेल, मैग्नेट की गोटियाँ होती हैं और आप जब बस में सफ़र, पुराने समय में मोबाइल्स जब नहीं हुआ करते थे, मैं उस समय की बात कर रही हूँ, मेरा बचपन वो था जो स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे। हम स्मार्टफोन पर या वीडियो गेम्स नहीं देखा करते थे, हम न्यूज़ नहीं देखा करते थे। बसों में लंबे सफ़र के दौरान बच्चे बड़े शतरंज का खेल अक्सर खेलते खेलते सफ़र को पार लगाया करते थे। तो ये शतरंज का खेल है जो समझ नहीं आया, जो देखनी चाहिए अपनी तस्वीर, मोहरे ही तो हैं हाथों तकदीर। अपनी तस्वीर को जब उस शतरंज की बिसात पर देखना चाहा तो वो एक मोहरे के रूप में दिखाई दिया। मोहरे ही तो हैं हाथों तकदीर। दुनियादारी के ऊंट ने चली टेढ़ी चाल, दुनियादारी के ऊंट ने चली टेढ़ी चाल, सिद्धांतों की नगरी में आ गया भूचाल, सिद्धांतों की नगरी में आ गया भूचाल। काला ऊंट बढ़ा कुछ घर, काला ऊंट बढ़ा कुछ घर, सतर्क हो गई हमारी नज़र, सतर्क हो गई हमारी नज़र। विपत्ति के अश्व ने बढ़ाए 2.5 कदम, विपत्ति के अश्व ने बढ़ाए 2.5 कदम। विवेक का प्यादा पकड़े बैठे थे हम, विवेक का प्यादा पकड़े बैठे थे हम। जब विपत्ति आती है अपने ऊपर तो विवेक ही काम आता है, लेकिन उस समय उस विवेक की हालत विपत्ति के अश्व के आगे एक प्यादे के समान होती है, लेकिन हम तिनके का सहारा लेकर बैठे रहते हैं। तो विवेक का प्यादा पकड़े बैठे थे हम, सीधी चाल है हाथी की, ये सोच मुस्कुराए हम सोच कर मुस्कुराए कि हाथी तो सीधा चलता है, हाथी तो टेढ़ा नहीं चलेगा। निशाने पर वजीर था, ये समझ भी न पाए हम, लेकिन उस हाथी के निशाने पर हमारा वजीर था। ये दुनिया की शतरंज है साहब, यहाँ कुछ भी संभव है। सीधी चाल है हाथी की, ये सोच मुस्कुराए हम, निशाने पर वजीर था, ये समझ भी न पाए हम। परिस्थिति के प्यादे से पिटा संभल का वजीर। कई बार परिस्थिति इतनी मजबूर कर देती है कि आपका संभल हिल जाता है और प्यादा वजीर को पीट देता है। ऐसे भी क्षण शतरंज के खेल में आते हैं। मेरे भाई साहब यहाँ जुड़े हुए हैं और वो बहुत चेस खेलते हैं और वो विनर हैं, तो वो समझ रहे होंगे मेरी इन बातों को। कई बार जब प्यादे से वजीर पिटता है तो कितनी तकलीफ होती है। परिस्थिति के प्यादे से पिटा संभल का वजीर, कभी जीतने का ख्वाब था, जीत गई तकदीर। कभी जीतने का ख्वाब था, जीत गई तकदीर। कभी जब तकदीर जीत जाया करती है तो जीता सिकंदर सवाल पूछता है हारे हुए राजा से। जीते सिकंदर ने पूछा सवाल, कहो पोरस क्या है ख्याल। अपने सिंहासन पर जब पोरस को बांधकर सिकंदर के सामने लाया गया
तो सिकंदर पोरस से पूछ रहा है, कहो पोरस क्या है ख्याल, न हार का खौफ था न काल का ख्याल। पोरस के चेहरे पर न हार का खौफ था न काल का ख्याल, दृढ़ता पोरस बौना हुआ सवाल। कैसे बौना हुआ सवाल, ये देखिए, जब पोरस ने कहा ये हार है तुम्हारी न हार है हमारी, ये हार है तुम्हारी न हार है हमारी, जीतने की होड़ में आई समय की बारी, जीतने की होड़ में आई समय की बारी। न तुम हो महान न हम हैं महान, न तुम हो महान न हम हैं महान, बात बस इतनी सी है कि समय है बलवान, बात बस इतनी सी है कि समय है बलवान, समय है बलवान, समय है बलवान। तो ये थी शतरंज के मोहरें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी के कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें मैं रिकॉर्डिंग में एक एक कर बाद में पढ़ूंगी। पवन दीक्षित जी कह रहे हैं, मेघों की वर्षा से नदी का निर्माण होता है, मेघना के शब्दों से ही ऐसी कविता का निर्माण होता है। बहुत बहुत आभार दीक्षित साहब, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी मेरे साथ हैं। सबके जुड़ जाने से ऐसा लगता है, क्योंकि आज वर्चुअल दुनिया में हम अधिकतर विचरण कर रहे हैं, तो सब लोग होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप सभी लोग मेरे सामने बैठकर इन रचनाओं को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ हैं। और अब मैं अपनी शीर्षक कविता पर आना चाहूँगी, जो इस संग्रह की शीर्षक कविता है माँ होती हूँ जब। इसे मैं अक्सर सुनाया करती हूँ अपने प्रसार भारती पर, दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर जो साक्षात्कार हुए, और उसमें मुझसे रिक्वेस्ट की जाती है, जब एक कवि कहीं जाता है किसी साक्षात्कार को देने, तो उससे ये अमूमन रिक्वेस्ट की जाती है कि आप अपनी एक रचना हमें सुनाएं। तो ये वो कविता है जो मेरी बहुत पसंदीदा कविता है, और क्योंकि मेरे अपने बेटे को समर्पित है ये कविता, कि मैंने क्या महसूस किया। ये पूरा शीर्षक माँ होती हूँ जब, तो मैं माँ जब होती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है, ये मैंने लिखने की यहाँ कोशिश की है, कागज़ पर उकेरने का प्रयास किया है। उसकी लरसती आवाज़, अपनी संतान के लिए एक माँ कह रही है, उसकी लरसती आवाज़ उतरती है जब भी भीतर, पुलक उठता है रोम रोम। उसकी लरसती आवाज़ उतरती है जब भी भीतर, पुलक उठता है रोम रोम। आँखों से झर उठते हैं पराग, आँखों से झर उठते हैं पराग, लहर से उठती है अचानक, महसूस होता है तब तब अपने ही अस्तित्व की उपस्थिति। तब होती हूँ धूप में धूल भी होती हूँ, तब होती हूँ धूप में धूल भी होती हूँ, बारिश भी, छाया भी, जतन भी, असीस भी। माँ होती हूँ जब। अपना दुख, अपना शोक, अपनी यातनाएं सब नहीं आते पास, अपना दुख, अपना शोक, अपनी यातनाएं सब नहीं आते प्यास, जब पुकारता है अपना ही अस्तित्व माँ। इस पुकार में उतर आते हैं ग्रह नक्षत्र सभी, इस पुकार में उतर आते हैं ग्रह नक्षत्र सभी, पुकारता हो जैसे ईश्वर अनंत से, और मैं लिपट जाती हूँ, बिसार देती हूँ, नहीं रहती कुछ और। माँ होती हूँ जब, नहीं रहती कुछ और, माँ होती हूँ जब। और अब उम्मीद की कोपल के संदर्भ में एक कविता आपके समक्ष पढ़ूंगी। कोपल इस कविता का शीर्षक है कि एक कोपल में कितनी ताकत होती। कोपल होती है ना, बहुत छोटी सी, कई बार हम जूते से कुचल देते हैं, कई बार हमें कहीं जंगलों में, पहाड़ों में जब हम जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो कई बार हमें चट्टान के बीच से एक छोटी सी कोपल निकल, हमें आश्चर्य होता है कि इस चट्टान में से एक कोपल कैसे निकल रही है, एक बेल निकल रही है, एक छोटा सा पत्ता निकल रहा है। तो कोपल, और कोपल को मैंने रूप दिया उम्मीद की कोपल के रूप में। वहीं कुछ उसकी तुलना करने की कोशिश की है। किसी एक चट्टान के किनारे से, किसी एक चट्टान के किनारे से धारा प्रवाह बहती नदी के प्रवाह से, धारा प्रवाह बहती नदी के प्रवाह से, सूरज की तपती गर्मी से, पिघलती रेत के अंश से, सूरज की तपती गर्मी से, पिघलती रेत के अंश से, बर्फीले रेगिस्तान के तूफानों से, गुजरती सर्द हवाओं की चुभन से, दिन रात की बारिश के कहर से, डूबती बस्तियों के डूबते अरमानों की चीत्कार से, बुलंद हौसलों के आधार पर पैदा होती हसरतों की उड़ान से, कहीं ज़्यादा मजबूत हुआ करती है नफ़रत की दीवार से निकली एक उम्मीद की कोपल, नफ़रत की दीवार से निकली एक उम्मीद की कोपल।
अब आइए बात करें महाभारत की। महाभारत काल एक ऐसा काल है, अभी कोरोना काल ने तो हमें फिर महाभारत दिखा दी थी। आपने देखी होगी रामायण और महाभारत, तो दोबारा हमारे जहन में जिंदा हो गई। जब मैं बहुत छोटी थी, जब मैं स्कूल में जाया करती थी, तब ये सीरियल्स आए थे और उस समय उस परिपक्वता के साथ मैं उन्हें महसूस नहीं कर पाई थी। लेकिन अब कोरोना काल में जब दोबारा ये प्रसारण हुए तो मैंने और बारीकी से इन्हें पढ़ा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये कविता जो आज मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, ये कविता उस समय लिखी गई है जब मैंने बचपन में महाभारत देखी थी। उस परिपक्वता में जो मैं महसूस कर सकी महाभारत के चरित्रों को, जिस तरह मैंने अपने नज़रिए से परखा, जिस तरह मैंने अपने नज़रिए से देखा, महसूस किया, उसे यहाँ प्रदर्शित कर रही हूँ, उसे यहाँ संप्रेषित करने का प्रयास कर रही हूँ। क्योंकि ये कविता मेरे स्कूल टाइम की कविता है, जब पहले महाभारत पहली बार टीवी पर टेलीकास्ट हुई थी। साजिद अली साहब आए हैं, फूलों का गुलदस्ता आपके हाथ में है। साजिद जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरा अभिनंदन, जो मुझे लगातार संदेश दे रहे हैं। आप सभी के संदेशों का शायद मैं जवाब नहीं दे पा रही, लेकिन आप उसका बुरा नहीं मानेंगे। इस बात को मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं जो देख पा रही हूँ उसको निश्चित रूप से मैं अभिनंदन कर रही हूँ बीच बीच में, लेकिन जिसका नाम छूट जाए तो आप मुझे इस चूक के लिए क्षमा कर देंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, एक नई महाभारत। होगी खेली कौरव पांडव ने कभी कोई महाभारत। बात शुरू होती कि खेली होगी खेली कौरव पांडव ने कभी कोई महाभारत। हम तो हर दिन देख रहे हैं एक नई महाभारत। हम तो हर दिन देख रहे हैं एक नई महाभारत। समय हो रहा शकुनी सा, समय हो रहा शकुनी सा, जो खेल रहा है पासे। समय हो रहा शकुनी सा, जो खेल रहा है पासे। अब समझ से परे हो गए इस दुनिया के झांसे। अब समझ से परे हो गए इस दुनिया के झांसे। झेल रहा हर व्यक्ति आज उस अर्जुन का सा द्वंद्व। झेल रहा हर व्यक्ति आज उस अर्जुन का सा द्वंद्व। था खड़ा युद्ध में सामने, विवेक द्वार था बंद। था खड़ा युद्ध में सामने, विवेक द्वार था बंद। कई शिखंडी रोक रहे हैं धर्म युद्ध के वार को। आपको याद होगा कि शिखंडी को आगे कर दिया गया था, जो अर्ध नारी और अर्ध पुरुष थे, क्योंकि उस समय ये उसूल होता था युद्धों का कि किसी नारी पर शस्त्र नहीं उठाया जाएगा। अब मुझे बहुत शर्म भी आती है और मुझे बहुत, जिसे मैं कहूँ कि मैं सहम जाती हूँ ये देख कर कि आज तो नारियों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करना और उनके अंग भंग करना, जो कि हमने हाथरस में देखा, बार बार मुझे याद आ रही है। क्योंकि कल ही मैंने एक कविता का सृजन किया है उस घटनाक्रम पर। तो नारी पर शस्त्र उठाना भी उस समय एक घृणित कार्य माना जाता था। ये उस दौर की बातें हैं। तो शिखंडी को आगे कर दिया गया कि अर्जुन या पांडव उस उसूल की पालना करते हुए शिखंडी पर वार नहीं करेंगे। तो वो धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे थे और दुर्योधन की सेना अधर्म का पक्ष ले रही थी। उसी संदर्भ में मैंने लिखा है, कई शिखंडी रोक रहे हैं धर्म युद्ध के वार। आदर्श आज नहीं देख पा रहे अधर्मियों की हार। आदर्श पर चलने वाले लोग आज अधर्मियों की हार नहीं देख पा रहे, क्योंकि अधर्मी आज धर्म का पालन करने वालों से आगे हैं, अधिक सफल हैं और उन्हें अधिक व्यवहारिक भी माना जाता है। तो आज तो हम उस दौर में जी रहे हैं जहां ये सारी बातें बहुत बेमानी हो गई हैं। लेकिन आज की महाभारत के संदर्भ में इस कविता को रचने का प्रयास मैंने किया है। आज धर्म का पालन करता हो जाता अभिमन्यु। आज जो धर्म का पालन करता है वो अभिमन्यु की गत पाता है। अधर्मियों के चक्रव्यूह में पा जाता है मृत्यु। ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं उस धर्म के पालनकर्ता के चारों तरफ कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो फंस जाता है, वो अपने जीवन को खो बैठता है। जगह जगह लगे हुए धृतराष्ट्रों के दरबार, जगह जगह लगे हुए धृतराष्ट्रों के दरबार। कौरवों का इंद्रप्रस्थ है ये सारा संसार। खेला जाता द्यूत आज भी चौड़ा सीना तान। खेला जाता द्यूत आज भी चौड़ा सीना तान। लुटे जा रहे बाजारों में द्रौपदियों के मान। लुटे जा रहे बाजारों में द्रौपदियों के मान। विधि ने नहीं सुनने की है भीष्म प्रतिज्ञा ठानी। विधि ने नहीं सुनने की है भीष्म प्रतिज्ञा ठानी।
गांधारी के दुर्योधन हैं चला रहे मनमानी, गांधारी के दुर्योधन हैं चला रहे मनमानी। सत्य वचन की धुंध में खोए युधिष्ठिरों के मान, सत्य वचन की धुंध में खोए युधिष्ठिरों के मान। मौन है पसरा सर्वत्र सब रहे हैं सब कुछ जान, सब कुछ जान रहे हैं लेकिन मौन है। मौन है पसरा सर्वत्र सब रहे हैं सब कुछ जान। उस कुंती ने एक कर्ण को नहीं दिया कभी प्यार, उस कुंती ने एक कर्ण को नहीं दिया कभी प्यार। आज कुमाताओं के देखो हर तरफ लगे बाजार, आज बच्चे कभी डस्टबिन में फेंके हुए मिलते हैं, कभी किसी पब्लिक टॉयलेट में छोटे छोटे शिशु, नवजात शिशु पैदा होते उन्हें फेंक दिया जाता है। आज ऐसी महाभारत हम देख रहे हैं। उस समय कुंती ने लोक लाज के नाते बहा दिया था नाव में रखकर, और पूरे जीवन कर्ण को सूत पुत्र के नाम से पुकारा गया, तो ये दंश उस कर्ण ने झेला। लेकिन आज की स्थिति बहुत बदतर है उस महाभारत की स्थिति से। कुंती के वचनों से बांटा 5 पति का प्यार, कुंती के वचनों से बांटा 5 पति का प्यार। आज द्रौपदी बना रही है सिक्कों की झनकार, आज द्रौपदी बना रही है सिक्कों की झनकार। आज दुशासन घर घर रहते हैं नहीं जानता कौन, आज घर में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, आज अपने परिवार में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। आज दुशासन घर घर रहते हैं नहीं जानता कौन। फर्क तो बस इतना सा है कि आज भीम है मौन, जिसे कहना चाहिए कि आज भीम मौन, भीम बदला लेने को उतारू नहीं है। शायद इसीलिए आज की महाभारत इतने तांडव पर, इतने उत्पात पर उतारू हो चुकी है। आज कई एकलव्य फिर से चले गए संसार में, द्रोण आज भी घिरे बैठे हैं फन के अहंकार से, द्रोण आज भी घिरे बैठे हैं फन के अहंकार से। वह महाभारत छोटी सी थी चली 18 दिन, वह महाभारत छोटी सी थी चली 18 दिन। यह महाभारत अंतहीन है कहाँ रात कहाँ दिन। कल्पना सेन गुप्ता जी कह रही हैं, बहुत बढ़िया, शुक्रिया कल्पना जी, बहुत बहुत आभार। विकास चौरसिया जी नमस्कार। यह महाभारत छोटी सी थी चली 18 दिन, यह महाभारत अंतहीन है कहाँ रात कहाँ दिन। काट रहे हैं दिन अपने हम अब सांसें गिन गिन, काट रहे हैं दिन अपने हम अब सांसें गिन गिन। आज युद्ध में सब शामिल हैं कौरव पांडव बिन। आज आपको लगता होगा कि आप भी किसी युद्ध में शामिल हैं, आज मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी किसी युद्ध में शामिल हूँ। हर व्यक्ति युद्ध लड़ रहा है, कौन नेता है, हम किसका पक्ष ले रहे हैं, धर्म पर वार कर रहे हैं या अधर्म को पछाड़ रहे हैं, हमें नहीं मालूम। एक ऐसी धुंधली एक परत हमारी आंखों के सामने है, हम एक ऐसे एक कवच में अपने आप को बंद पर प्राप्त करते हैं कि आज युद्ध में सब शामिल हैं कौरव पांडव बिन। हे कृष्ण आज तू दे दे इच्छा मृत्यु का वरदान, हे कृष्ण, तब कलम कहती है हे कृष्ण आज तू दे दे इच्छा मृत्यु का वरदान। नहीं देखना हमें भीष्म सा लुटता हुआ सम्मान। भीष्म को, अपने पुत्र वधू को सभा में आपने जो देखा होगा, जो चीरहरण हुआ, तो भीष्म ने लुटता हुआ सम्मान अपनी आंखों के सामने वो नजरें गड़ाकर बैठे थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे उसूल, ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ऐसी स्थितियां कौरवों ने पैदा कर दी कि उन्हें देखना पड़ा। हमें नहीं देखना भीष्म सा लुटता हुआ सम्मान। होगी खेली कौरव पांडव ने कभी कोई महाभारत, हम तो हर दिन देख रहे हैं एक नई महाभारत, हम तो हर दिन देख रहे हैं एक नई महाभारत। और अब आइए बात करें, ये तो हुई बात महाभारत की। प्रिंस कुमार जैन कह रहे हैं ब्यूटीफुल। लोकेंद्र शर्मा जी आए हैं, नमस्कार। तब भी ज्ञान अमीरों को दिया जाता था और अब भी भेदभाव, हर चीज़ में राजनीति। जी बिल्कुल ठीक बात है लोकेंद्र जी, काफ़ी हद तक सहमत हूँ आपकी इस बात से। बात करें कठपुतली कविता की, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था कि कभी कभी आपको लगता होगा कि हम किस डोर से संचालित हैं हमें मालूम नहीं, कौन हमें चला रहा है हमें मालूम नहीं, कोई तमाशा हो रहा है और हम मात्र एक किरदार हैं। कठपुतली कविता का आरंभ मैं करूंगी। कठपुतली कठपुतली हुआ कोलाहल,
पहले कठपुतली का खेल दिखाने, क्योंकि ये मेरी बचपन की भी कविता हैं, तो ये भी मेरे बचपन की कविता है। आज के दौर में तो सब कुछ स्मार्टफोन पे, मोबाइल पर उपलब्ध है, लेकिन उस समय कठपुतली का खेल दिखाने वाले घूमते थे गली गली में, और बच्चे भागते थे, हम भागते थे कठपुतली का खेल देखने के लिए। और वो एक बायोस्कोप हुआ करता था जिसमें हम ऐसे ऐसे हाथ करके, और उसको एक गोल गोल वो कैमरा बना होता था, और उसमें वो बायोस्कोप की रील चलती थी। तो कुछ पैसे मम्मी पापा से लेकर, पॉकेट मनी के पैसों में से वो बायोस्कोप देखा करते थे। वो दौर बचपन का जिया है हमने। तो कठपुतली ये उस समय की कविता है। कठपुतली कठपुतली हुआ कोलाहल, स्वप्न से मैं जागी बाहर गई निकल। अचानक जब आवाज़ सुनते तो कई बार नींद भी टूट जाती है और तंद्रा भी टूटती कि कठपुतली वाला आया है। सब कुछ अलबेला, कठपुतली की बोली, कठपुतली का ज्ञान, सब कुछ अलबेला, मैं अनभिज्ञ अनजान। जितनी समझ मुझ में थी और जितनी समझ आज मुझ में है, तो कठपुतली की बोली, कठपुतली बोल रही थी, बोलता कोई और था लेकिन दिखाई ऐसा देता था जैसे कठपुतली बोल रही है। कठपुतली की बोली, कठपुतली का ज्ञान, सब कुछ अलबेला, मैं अनभिज्ञ अनजान। कठपुतली की आंखों में खो गई थी मैं, उसके जीवन की सार्थकता को जान रही थी मैं। कठपुतली ने सीधा सवाल किया। स्त्री विमर्श आप यहाँ देखिए कि अपने चरम पर पहुँचता है। कठपुतली बोली, क्या है तेरा जीवन? कठपुतली ने सीधे एक लड़की से, बालिका से, एक स्त्री से सवाल किया, क्या है तेरा जीवन? देख मेरी ओर, है तन नहीं है मन। वो कठपुतली एक जीवित स्त्री से कह रही है कि तेरा जीवन क्या है? मुझे देख, सिर्फ तन है, मन नहीं है। स्वामिनी तू मन की। उस औरत को वो तंज देते हुए कहती हैं कि तू स्वामिनी है मन की, और मेरे पास है तन, कि मेरे पास सिर्फ शरीर है। तू तो है मनुष्य, तन मन का संगम। फिर वो उसे कहती कि तुम तो तन और मन दोनों का संगम हो, है ना? तो वो स्त्री अपने आप में सोचने पर मजबूर होती कि हाँ, मैं तो तन और मन दोनों का संगम हूँ। फिर कठपुतली इतराते हुए कहती है, मालिक की खातिर जीती हूँ मैं, हाँ काष्ठ निर्मित कठपुतली हूँ मैं। बड़े शान से वो दावा पेश करती है कि हाँ, लकड़ी की बनी हुई कठपुतली हूँ और मैं अपने मालिक के खातिर जीती हूँ। आज कटु सत्य से मिल रही थी मैं। उस स्त्री के मन में, उस बालिका के मन में, उस औरत के मन में उस कठपुतली को देखकर बहुत बड़ा एक चिंतन उभर कर आता है। जब वो कहती है, सोचती है, आज कटु सत्य से मिल रही थी मैं, स्वयं अपने जीवन को पहचान रही थी मैं। मेरी सांसें गिनी हुई हैं, मेरी धड़कन बंधी हुई हैं, स्वामिनी हूँ मन की, काष्ठ निर्मित नहीं हूँ मैं। सुन हंस पड़ी वह काट की गुड़िया। वो काट की गुड़िया, उसने जब औरत ने ये कहा कि मेरी सांसें गिनी हुई हैं, मेरी धड़कन बंधी हुई है, जिस मालिक के साथ वो रहती है, यानी जिस पति के साथ, जो अपने पिता के साथ सहारे के रूप में उसे लेकर रह रही है, जो अपने भाई के पास रह रही है, जो अविवाहित है, वो अपने मायके में है, तो किसी पुरुष को साथ या सहारे के रूप में लेकर वो रह रही है, तो वो कहती है कि हाँ, मैं तेरी तरह काट की बनी हुई नहीं हूँ। तो काट की वो गुड़िया, सुन हंस पड़ी वो काट की गुड़िया, मूक शांत एक बंद सी पुड़िया, मूक शांत एक बंद सी पुड़िया। और फिर उसके बाद जब उसने कहा, न तन है तेरा न मन है मेरा, न तन है तेरा न मन है तेरा, तुझसे बेहतर जीवन है मेरा। कठपुतली उसे कहती है कि न तन तेरा न मन तेरा, तेरे मन पर तेरा अधिकार नहीं, तेरे तन पर तेरा अधिकार नहीं, तेरे चिंतन पर तेरा अधिकार नहीं, तेरे आचरण पर तेरा अधिकार नहीं, तुझसे जीवन, तुझसे बेहतर जीवन है मेरा। नाचती हूँ मैं, थकती नहीं, मैं नाचती हूँ, और क्योंकि मेरे शरीर में मांस मज्जा हड्डी रक्त नहीं है तो मैं थकती नहीं हूँ। समझाती हूँ मैं, बोलती नहीं। कठपुतली अपने प्रदर्शन से सब कुछ समझाती है, लेकिन वो स्वयं नहीं बोलती, बोलता पीछे से नेपथ्य में कोई और है। तो कठपुतली कह रही है कि तुझसे तो मेरा बेहतर जीवन है कि मैं कभी थकती नहीं, समझा देती हूँ सब कुछ, बोलती नहीं। मन नहीं है मेरा, न सोचा न देखा। वो कहती है कि मन नहीं है मेरा, न मैंने कभी देखा और न कभी सोचा कि मेरा मन हो। पर तू क्या है? सोचा, देखा? उसने उस स्त्री को कहा कि तू क्या है? तेरे पास तो मन है, तूने कभी देखा या सोचा? मन की स्वामिनी और भावना पराई, यानी कुछ भी उस स्त्री का नहीं है, सब कुछ उसे उस
बंदिशों के तहत जीना पड़ता है। तो एक तंज कठपुतली ने उसे दिया, एक सीख कठपुतली ने उसे दी, मन की स्वामिनी और भावना पराई, क्या जीवन है तेरा ना अप्सरा गहराई। तो कठपुतली के इस खेल ने उस स्त्री को, उस बालिका को, उस औरत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कठपुतली कह रही है, मन की स्वामिनी और भावना पराई, क्या जीवन है तेरा ना अप्सरा गहराई। आज कटु सत्य से मिल रही थी मैं, स्वयं अपने जीवन को पहचान रही थी मैं। जब वो कठपुतली का खेल उस स्त्री ने देखा, या मैं कहूँ कि मैंने देखा, कठपुतली थी वो काष्ठ निर्मित, वो तो कठपुतली थी काठ की बनी, लकड़ी की बनी। कठपुतली हूँ मैं जीवित निर्मित, मुझे पैदा किया गया और मैं जीवित हूँ, मुझ में भावनाएं हैं, लेकिन बावजूद उसके मैं कठपुतली से कुछ भी अधिक नहीं हूँ। तो ये कठपुतली का खेल देखकर भावनाएं जो जागी, उन्हें मैंने कविता के रूप में संजोने का प्रयास किया है। आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो आप संदेश के रूप में मुझ तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैं अपना आकलन आपके संदेशों के आधार पर ही कर सकूंगी। वन वे ट्रैफिक होता है, वर्चुअल वेबिनार्स, वर्चुअल टॉक्स, लाइव सेशंस, तो आपसे बातचीत तो नहीं हो सकती। राम बाबू शर्मा जी यहाँ लिख रहे हैं, बेहद शानदार अभिव्यक्ति, ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत आभार आपका। कल्पना सेन गुप्ता ने बहुत सुंदर सा दिल और गुड़िया भेजी है, धन्यवाद कल्पना जी। इस सुंदर सी गुड़िया को मैं अपने पास रख लेती हूँ। ये शायद कठपुतली की तरह मुझे बार बार ये एहसास कराती रहेगी कि आप और हम भी कठपुतली से कम नहीं। अगली कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो है खंडहर। मैं इतिहास की स्टूडेंट रही हूँ, तो अक्सर किलों में घूमना, बावड़ियों को पढ़ना, उनका अध्ययन करना मेरे शौक़ में शामिल है। और किले, पुराने महल, जनाने महल, मर्दानी महल, राजमहल, इन सब को देखते हुए वो जो खंडरों में तब्दील हो चुके हैं, आज बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, तो खंडर के समान होती हैं। और जब हम उस खंडर को देखते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, मुझे क्या महसूस हुआ, वो मैंने अक्षरों के रूप में यहाँ कलम में अपनी लिखनी चलाई है और उसे लिखने का प्रयास किया है। शाम के सायों में अक्सर गुजरती हूँ मैं। इस खंडर को देखिएगा आप, इस खंडर को मैंने कोशिश की है मन का खंडर। एक खंडर हमारे मन में भी होता है, एक वीरानी हमारे दिल में भी होती है। कभी कभी आपको आसपास के घटनाक्रम देखते हुए बहुत कोफ्त होती होगी और आपको महसूस होता होगा कि हमारा जीवन एक खंडर के समान हो गया है, जो टूटा है, फूटा है, लेकिन फिर भी हमें उसे खड़े रखना है। जैसे बरसों बरस से, सदियों से वो खंडर अपने स्थान पर टूटे फूटे खड़े हुए हैं, उसी तरह कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि हम एक खंडर के समान खड़े रहने को मजबूर हैं। हम में जान नहीं है, हम में दम नहीं है, हम में ताकत नहीं है, लेकिन हमें परिस्थितियों ने मजबूर किया हुआ है खड़े रहने के लिए। प्रमोद कुमार धीमन जी कहते हैं मार्मिक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, बहुत ही सुंदर यथार्थ। वीना मिश्रा जी, शुक्रिया वीना जी आपका बहुत बहुत। शाम के सायों में अक्सर गुजरती हूँ मैं, उस खंडर के सूने पड़े से आंगन से। शाम के सायों में अक्सर गुजरती हूँ मैं, उस खंडर के सूने पड़े से आंगन से। जैसे मन के खंडर में कभी गूंजी थी ख्वाबों की किलकारियाँ जहाँ, जैसे मन के खंडर में गूंजी थी ख्वाबों की किलकारियाँ जहाँ, शायद वहाँ अरमानों से सूखते शाख के गुलों से बना गुलदस्ता रहा। कभी कभार गुलदस्ते हम संजोते हैं, ख्वाबों के गुलदस्ते, ऐसा होगा वैसा होगा, हम अपने जीवन में ऐसा कर लेंगे, आज से 10 साल बाद हम वहाँ होंगे, लेकिन सब कुछ एक झटके में बिखर जाता है और फिर रह जाता है मन में बसा हुआ खंडर। और फिर उस खंडर में हम याद करते हैं कि हमने मन के उस खंडर को कैसे चित्रित किया था, उस खंडर को कैसे सजाया था। शायद वहाँ अरमानों के सूखते शाख के गुलों से बना गुलदस्ता रहा। कई राजाओं के महलों का हिस्सा रहा होगा वह सिंहासन, कई राजाओं के महलों का हिस्सा रहा होगा वो सिंहासन। टूटती सांसों सा ज़हन में कैद कोई भूला बिसरा किस्सा। वह बारादरी थी शायद छोटी रानी की सेज कभी। हम जब खंडर को देखते हैं, हम बारादरियाँ देखते हैं तो हमें याद आता है और हम कल्पना करते हैं कि शायद वहाँ छोटी रानी रहती होंगी, वो बड़ी रानी का महल होगा, ये शाही रसोई होगी।
तो वो एक बारादरी को देखते हुए जब शाम से मैं किसी खंडर से गुजर रही हूँ तो बात कर रही हूँ बारादरी की, जहाँ रही होगी छोटी रानी की सेज कभी, जहाँ बहारों के ख्वाब कभी हकीकत भी बने होंगे। कभी तो वो दौर आया होगा जब रानियाँ रहती होंगी, राजा रहते होंगे, और जब ये खंडर बसा हुआ हकीकत भी बने होंगे, तो पड़ोसी राज्य के आक्रमण के खतरे से भी घिरे होंगे। कई बार पड़ोसी राज्य के आक्रमण से भी उन्हें रूबरू होना पड़ा होगा, और मन के परिंदे की तरह, और मन के परिंदे की तरह कभी कैद होकर रह गए होंगे सभी। आपने देखा होगा कि अक्सर जबकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान के जो किले हैं, आपने यदि देखा होगा तो पहाड़ियों पे बने हुए किले हैं। जब शत्रु किले को घेर लिया करता था तो सभी लोग अपने आप को किले के दरवाज़ों को बंद करके अपने आप को कैद कर लिया करते थे। तो ऐसे समय में याद आ रहा है लेखिका जब घूम रही है, या मैं अपने आप को कहूँ जब मैंने कल्पना की एक खंडर में घूमते घूमते, कि मन के परिंदे की तरह, मन के परिंदे को हमें अक्सर अपने मन में बांध के रखना होता है, और मन के परिंदे की तरह कभी कैद होकर रह गए होंगे सभी, जिसमें रानियां भी शामिल हैं, जिसमें जनता भी शामिल है, राजा भी शामिल है, सैनिक भी शामिल हैं, सब लोग कैद होकर रह गए होंगे। वो जलाशय शायद, जो किले में एक छोटा सा जलाशय बना हुआ है, वो जलाशय शायद कुछ कहना चाहता था मुझसे। वो जलाशय शायद कुछ कहना चाहता था मुझसे हमेशा, मेरे जल महल के जल सा तूने भी तो खुद को खुद में समेटा। उस जलाशय जो अब सिमट कर एक पोखर का रूप ले लिया है, तो मुझे याद आता है कि हम अपने मन के जल महलों को, हम अपने अरमानों को कई बार कितनी हद तक कंप्रेस कर लेते हैं, समेट लेते हैं। तो खंडर को देखकर याद आ रहा है कि तूने भी तो खुद को है खुद में समेटा। उस टूटे झरोखे से देखे होंगे, कोई टूटा झरोखा देखकर ख्याल आता है कि उस टूटे झरोखे से देखे होंगे कई राजकुमारियों ने अपने भविष्य के स्वप्न, जैसे कलियों के खिलने पर आया करता है गुलों की पंखुड़ियों पर सवार। वह पास की पहाड़ी पर बना मंदिर, किला जिस पहाड़ी पर बना है उसके पास में एक और छोटी पहाड़ी है जिस पर एक मंदिर बना हुआ है। वह पास की पहाड़ी पर बना मंदिर रहा होगा कितनी ही मन्नतों का आसरा। हम मंदिरों पर चढ़ते हैं, पहाड़ियाँ चढ़कर जाते हैं, चढ़ाई करके वैष्णो देवी जब हम जाते हैं, आजकल तो हेलीकॉप्टर्स हो गए हैं। जब मैं स्कूल टाइम में थी, जब मैं वैष्णो देवी गई तो हम पैदल चलकर गए थे, तो हम बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ चढ़ते हैं माताओं के दर्शन के लिए। तो ऐसे ही कितनी सारी मन्नतें मानने के लिए उस पहाड़ी के मंदिर पर लोग गए होंगे। ये बात जो लेखक है या जो घुमंतु प्राणी है जो वहाँ घूम रहा है खंडर में, वो लिख रहा है, रहा होगा कितनी ही मन्नतों का आसरा, जैसे हो मन मंदिर में बसी मूरत और चेतना के पुजारी के बीच का फासला। आंगन के उस फव्वारे ने कई शामों को बनाया होगा रंगीन। हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं वो खंडर, आजकल खंडर नहीं रहे, उन्हें हेरिटेज हवेलीज़ का नाम दे दिया गया है। और आप देखते होंगे जब हमारा कोई विशेष मेहमान आता है तो हम उन्हें रिसॉर्ट में ले जाना पसंद करते हैं। उस रिसॉर्ट में क्या होता है जी, वही रॉयल लुक वाली चीज़ है। तो कलर्ड फव्वारे उस समय भी हुआ करते थे और आज भी। तो आंगन के फव्वारे को देखकर याद आता है कि कई शामों को वहाँ नृत्य हुआ होगा, जैसे नर्तकियाँ हुआ करती थीं। तो हम एहसास कर रहे हैं आंगन के उस फव्वारे ने कई शामों को बनाया होगा रंगीन। आज मगर डूबते सूर्य ने बना दी है शाम मेरी गमगीन। कहाँ छिप गए लम्हे वक्त के, क्यों ओढ़ लिया काला आंचल। बारिश की बूंदें तपती ज़मीन थी और खंडर में थी हलचल। आज बारिश की बूंद थी, तपती हुई ज़मीन पर जब बारिश की बूंद पड़ती है तो वो उछलती है। इसी प्रकार का उछाल मन के अंदर आया और खंडर में हलचल हुई, मन के खंडर में भी और उस खंडर में भी जिसमें लेखिका या लेखक या घुमंतु प्राणी विचरण कर रहा है। कहीं टूटे महलों में बीते लम्हों के रुदन की गूंज थी, कहीं मन के खंडर में वर्षों से काबिज तन्हाई की गूंज थी। कहीं मन के खंडर में वर्षों से काबिज तन्हाई की गूंज थी। तो ये आकलन रहा खंडर में जाने का कि कितनी सारी बातों का संकलन एक साथ, कि राजकुमारियों की सेज भी हमने वहाँ देख ली, हमने बारादरी भी देख ली, हमने फव्वारे भी देख लिए, और जब उनको अपने आप से जोड़ा तो दिखाई दिया कि ये सारी चीज़ें हमारे मन के अंदर मौजूद हैं। और खंडर की तरह, जैसे खंडर अपने इन सभी पार्ट्स को, अपने इन सभी हिस्सों को, इन सभी
तत्वों को लेकर खड़ा है, मजबूर है खड़े रहने के लिए, उसी तरह हम भी अपने मन में उस खंडर को समेटे खड़े हुए हैं, निरंतर चलते जा रहे हैं, चलते जाने के लिए, जीते जाने के लिए। और अब क्रंदन, शाम का समय है और अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच ने शायद ये समय विदेशी जो दर्शक हैं या श्रोता हैं उनको ध्यान में रखते हुए रखा होगा। 9:30 पर हमने आरंभ किया था। एक दो कविताएं और मेरे पास हैं, हालांकि ये पूरा संग्रह है, लेकिन मैं 2 से 3 कविताओं के बाद अब इसे सत्र को अंत करूंगी। कल्पना सेनगुप्ता जी कह रही हैं सुंदर चित्रण जी, आभार बहुत बहुत। अब मैं आपको जो कविता सुना रही हूँ वो है क्रंदन। हर व्यक्ति के मन में ऐसा क्रंदन उभरता होगा, मेरे मन में भी उभरा, तो मैंने उसे चित्रित करने का प्रयास किया है। जब शाम की घनी सिहरन सी घनघोर उदासी छा जाती, मजबूर क्षणों की कैद में वहीं कलम हाथ से गिर जाती। जब शाम की घनी सिहरन सी घनघोर उदासी छा जाती, मजबूर क्षणों की कैद में वहीं कलम हाथ से गिर जाती। क्या क्या लिखा ना लिखा कभी सब उमड़ घुमड़ कर आ जाता। क्या क्या लिखा ना लिखा कभी सब उमड़ घुमड़ कर आ जाता। इस विवश वक्त के क्रंदन सा घनघोर अंधेरा छा जाता। इस विवश वक्त के क्रंदन सा घनघोर अंधेरा छा जाता। मन खोल के साकल तन की जब, मन खोल के साकल तन की, हमारे मन पर साकल लगी हुई है और वो साकल है तन की, हमारे तन के अंदर छुपा हुआ है मन, और उस मन की साकल को तोड़कर कई बार मन निकल जाता है बाहर। मन खोल के साकल तन की जब विचलित गलियों में मुड़ जाता, जिस राह है दरवाजे सब बंद बस वहीं वक्त भी थम जाता। किस हाथ है रेखा मेरी सी, हम ढूंढते हैं कि कोई मेरे जैसा मिल जाए, कोई मेरे जैसा क्या इस दुनिया में बना नहीं। किस हाथ है रेखा मेरी सी, ये प्रश्न पहेली बन जाता। या चले चली हूँ राह जुदा, जिस ओर मुसाफिर गुम जाता। फिर कभी कभी ख्याल आता है क्या मैं गलत रास्ते पे तो नहीं चली गई जहाँ राही गुम जाता है। क्या मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही, क्या मेरा ख्वाब गलत तो नहीं है, क्या मैं अपनी चादर से ज़्यादा बड़ा सपना तो नहीं देख रही हूँ। या चले चली हूँ राह जुदा, जिस ओर मुसाफिर गुम जाता। सपनों की बैसाखी भी अब तन छोड़ चली मन हिल जाता। सपनों की बैसाखी, जब व्यक्ति नहीं चल पाता, जब व्यक्ति मुश्किलों में होता है, मजबूरियों में घिरा होता है, परिस्थितियों से घिरा होता है, तो वो सपनों की बैसाखियों के सहारे चलने की कोशिश करता है। वो कुछ ख्वाब बुनता है, लेकिन कई बार सपनों की बैसाखी भी तन को छोड़कर चली जाती है, मन हिल जाता। सपनों की बैसाखी भी अब तन छोड़ चली मन हिल जाता। जब शाम की घनी सिहरन सी घनघोर उदासी छा जाती, मजबूर क्षणों की कैद में वहीं कलम हाथ से गिर जाती। कैसा क्रंदन है चहूं ओर, कैसा क्रंदन है चहूं ओर, क्या क्या बयार में घुल जाता। नैनों का क्रंदन गीला था, नैनों से जब अश्रु बहते हैं तो वो क्रंदन गीला होता है। नैनों का क्रंदन गीला था, अब शुष्क रात में ढल जाता। और एक क्रंदन ऐसा होता है जिसमें रात रात हम रोते हैं, लेकिन वो गीलापन कोई देख नहीं पाता। वो शुष्क रात कहलाती है, जीवन की शुष्क रात, अकेली रात, मजबूर रात। कोई भूखा उस रात को गुजारता है, कोई तकलीफ़ों में घिरा हुआ उस रात को गुजारता है, कोई बहुत सारी परेशानियों में उस रात को गुजारता है। और वो शुष्क रात होती है क्योंकि नैन के आंसू सूख चुके। नैनों से जो आंसू गिरते हैं वो सबको दिखाई देते हैं, वो गीले होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी रातें होती हैं जिसमें क्रंदन तो होता है, लेकिन वो शुष्क क्रंदन होता है। गलियों के मुहाने डोल फिर, गलियों के मुहाने, गलियों के नुक्कड़, गलियों के जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से गलियाँ मुड़ती हैं, गलियों के मुहाने डोल फिर, एक राह से नहीं मिल पाता। कितने कदमों का जीवन है, कितने कदमों का जीवन है, संबल का वट भी हिल जाता। कितना संबल धरे कोई, कितना धीरज धरे कोई। बार बार गलियों के मुहाने डोलते हैं, फिरते हैं, एक राह नहीं मिलती जिसे हम चुन रहे हैं, जिस पर हम जाना चाहते हैं। कितने कदमों का जीवन है, संबल का वट भी हिल जाता। जब शाम की घनी सिहरन सी घनघोर उदासी छा जाती,
मजबूर क्षणों की कैद में वहीं कलम हाथ से गिर जाती। ये रही नियति क्रंदन की, खामोश ख्वाब सा जी जाता। ये रही नियति क्रंदन की, खामोश ख्वाब सा जी जाता। जो शोर मचाकर शब्द जिए, यदि आपने मुंह से कोई शब्द निकाल दिए, चीखे चिल्लाए, तो तन का प्रहरी निगल जाता। क्योंकि वो मन है, जब वो मन चीखता है तो वो अंदर ही रह जाता है। तन का प्रहरी उसके ऊपर काबिज है, और जब मन चीखता है तो तन का प्रहरी उस आवाज़ को दबा देता है। ये रही नियति क्रंदन की, क्रंदन होता है आत्मा से निकला हुआ। ये रही नियति क्रंदन की, खामोश ख्वाब सा जी जाता। जो शोर मचाकर शब्द जिए, चीखना भी चाहा तो तन का प्रहरी निगल जाता। घन घोर अंधेरा छाने को है, हर किरण का साया छिप जाता। मेरी पलकों में शुष्क सा नया, मेरी पलकों में शुष्क सा नया, क्रंदन हर रोज उभर आता। क्रंदन हर रोज उभर आता। क्रंदन हर रोज उभर आता। ये था क्रंदन। और अब राम गोपाल चौधरी जी ने सुपर का सिग्नेचर किया है यहाँ अपनी तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, चौबे साहब, राम गोपाल चौबे साहब, अवधेश कुमार समना, यथार्थ चित्रण जिंदगी का। जी धन्यवाद अवधेश जी। एक और कविता है जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। उस कविता का शीर्षक है आदर्श की मौत। इसे हम हाथरस की घटना से जोड़कर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच से कैसा क्रंदन है, कलम हाथ से गिर जाती। जी क्रंदन पूरा हो चुका और उस क्रंदन को तन का प्रहरी निगल भी गया और हम उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आदर्श पर आते हैं कि चौराहे पर क्या हो रहा है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार आदर्श चौराहे पर मौत को जी रहे हैं, जहाँ मौत को जीना ये कला है। तो आदर्श की मौत। चौराहे पर आज मंजर कुछ और था। जो उसूलवादी व्यक्ति है या जो उसूल है, वो उसूल किस तरह मृत्यु को प्राप्त होता है, किस तरह तड़प तड़प कर मरता है और कैसे दुनियादार उस पर हंसते हैं, कैसे दुनियादार उसकी शव यात्रा को ले जाते हैं, इसका एक यथार्थ चित्रण करने का प्रयास मैंने किया है। चौराहे पर आज मंजर कुछ और था, कहीं थी हलचल, सन्नाटा कहीं था। राही थमे हैरान परेशान, राही थमे हैरान परेशान, पूछा तो बन गया हर व्यक्ति अनजान। किसी से जब कुछ पूछा, जब कोई परेशानी में होता है, कोई चीख रहा होता है, कोई पुकार रहा होता है, कोई मदद मांग रहा होता है, उस समय आज के दुनियादार कन्नी काटकर साइड से निकल जाना पसंद करते हैं। तो जब पूछा किसी से कि यहाँ क्या हो रहा है, तो हर व्यक्ति अनजान बनकर साइड से निकल गया कि हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। सिसकता रहा पिछली रात यहाँ कोई, सिसकता रहा पिछली रात यहाँ कोई, अमावस की रात दुनिया थी सोई, अमावस की रात दुनिया थी सोई। पुकारता रहा वो धरती उस पर रोई, लहू लुहान हिम्मत थी खोई, लहू लुहान हिम्मत थी खोई। बचकर निकला उस राह से हर इंसान, बचकर निकला उस राह से हर इंसान। आंखें चुराई और हो गया आसान। आंखें चुरा लो किसी तकलीफ से, परेशानी से, किसी परेशानी में जकड़े हुए व्यक्ति से और आसान हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि आज तो वो परेशान है, हमें क्या करना है। ये आज के दौर की सच्चाई है। जो पुराने ज़माने की बात जो बुज़ुर्ग करते हैं, वो यही फ़र्क होता था कि किसी एक घर में परेशानी हुआ करती थी तो बहुत सारे घरों के लोग एक साथ आकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते थे। और इसीलिए हम कहते हैं कि गांव शहरों से बेहतर हैं। आज मेट्रो सिटीज़ में यही स्थिति है कि किसी के घर में अगर मौत भी हो जाती है तो ऊपर वाली बिल्डिंग के ऊपर वाले माले से कोई भी आकर ये नहीं पूछता कि आपके यहाँ क्या बीत गया। सब अपने ऑफिस अपने समय पर जाते हैं और ये टीस दे जाती है। आज लेखन की इतनी बड़ी समस्या, आज लेखक को परेशान करती हैं ये समस्याएं, और लेखक इसीलिए लिखता है आंखें चुराई और हो गए आसान। कौन पड़े झमेले में। सब कहते हैं ना, हम तो इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहते। जगदीश जानी जी बीकानेर से जुड़े हैं, मेरे शहर से जुड़े हैं, कह रहे हैं बहुत मार्मिक। धन्यवाद जगदीश जी। आंखें चुराई और हो गया आसान, कुचला किसी ने, फिर किसी ने पैर से थोड़ा सा कुचल दिया कि आदर्श इसे कुचल दो। आदर्श को कुचल कर ही आगे बढ़ा जा सकता है।
तो किसी ने चुपके से उसे मरते हुए आदर्श को कुचल दिया। बंद था हर द्वार, चीखा चिल्लाया, बनी बातें चार। जब वो चीखा, जब वो चिल्लाया, वो मनुष्य के रूप में मैंने उसे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। चीखा चिल्लाया, बनी बातें चार। अंतिम वार था उस पर उस रात, आज हर दिशा से मिल रही थी मात। आज हर दिशा से मिल रही थी मात। टूटी सांस और जीत गया संसार। खत्म हो गए थे सारे जीने के आसार। खत्म हो गए थे सारे जीने के आसार। उठा जनाजा, खिलखिलाया संसार। आदर्श जब मरा तो पूरा संसार उठ गया। अमावस की रात को उठकर बाहर आ गया, खिलखिला गया। मुंह छुपा कर रोया तो बस पालनहार। मुंह छुपा कर रोया तो बस पालनहार। कंधा देने की होड़ थी मची। उसकी शव यात्रा को कंधा देने के लिए सारे दुनियादार लपक कर आ गए थे। मुखाग्नि देने को थे सारे तैयार कि इस आदर्श को खत्म करो। वहीं शमशान से आई एक आवाज़। शमशान से एक आवाज़ आई जब शमशान में चिता को मुखाग्नि दे दी गई, तो उन्होंने कहा, अच्छा हुआ जो चला गया, अच्छा हुआ जो चला गया। धरती का बोझ अपने आप उठ गया। आदर्श की पालना करने वाले व्यक्ति को धरती का बोझ समझकर दुनियादार कहते हैं, अच्छा हुआ जो चला गया, धरती का बोझ अपने आप उठ गया। चलने से रोका इसने संसार। सब पीछे से बात कर रहे हैं। आप देखिए, मरे हुए व्यक्ति की अक्सर तारीफ सुनने को मिलती है, लेकिन जब आदर्श की मौत होती है तो लोग कह रहे हैं, चलने से रोका इसने संसार। इसके रहते न चलता कारोबार। अगर ये जीवित रहता तो अपना व्यापार कैसे चलता, अपना कारोबार कैसे चलता। समर्थन में थे सारे दुनियादार, अकेला सुबकता था पालनहार। सिर्फ किसी को अगर रोना आ रहा था, कोई अगर क्रंदन कर रहा था, तो वो था पालनहार। कतारें लगी थी। किसी की जब चौराहे पर लावारिस मौत होती है तो कतारें लगी थी। पुलिस पत्रकार, कहीं पुलिस हैं, कहीं पत्रकार हैं, टीवी चैनल मीडिया कवर करने, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। कतारें लगी थी। पुलिस पत्रकार, ऐसी खबरों से तो होता व्यापार, ऐसी ही खबरों से तो अखबार चलते हैं, ऐसी ही खबरों से तो टीआरपी मिलती है, ऐसी खबरों से ही तो होता व्यापार। यही तो दिलाएंगी पाठकों का प्यार। ऐसी खबरें ही तो, चटकारेदार खबरें ही तो पाठकों का प्यार दिलाएंगी। आज आप अखबारों में देख लीजिए, ऐसी खबरों का बोलबाला है। यही तो दिलाएंगी पाठकों का प्यार। खबरें छपी चौराहे पर मौत, हुई आज फिर एक आदर्श की मौत। हुई आज फिर एक आदर्श की मौत। हुई आज फिर एक आदर्श की मौत। तो ये आदर्श की मौत की स्थिति मैंने आप सभी के समक्ष रखने की कोशिश की। और अब इसी संग्रह से, माँ होती हूँ जब संग्रह से, अपने जीवन की किताब, क्योंकि ये मेरे जीवन की किताब ही है। लेखक अपनी किताब, अपनी लेखनी के माध्यम से ही अपने आप को निरूपित करता है। तो एक अंतिम कविता इस सत्र की आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसका टाइटल है मेरे जीवन की किताब। हालातों के दलदल ने वक्त ही कहाँ दिया। हालातों के दलदल ने वक्त ही कहाँ दिया कि अरमानों की तितली को। बीच में कोई टेलीफोन आने के कारण ये व्यवधान उत्पन्न हुआ है। हालातों के दलदल ने वक्त ही कहाँ दिया कि अरमानों की तितली को हथेली पर सजाते। कितने सावन दरख्तों के खोखर से खाली थे। कितने सावन दरख्तों के खोखर से, जैसे दरख्तों के खोखर में पंछियों के बसेरे होते हैं और वो जब खाली हो जाते हैं, तो कितने सावन इस प्रकार खाली थे। अमिया की खुशबू से ही दिलों के बाग सज जाते। वक्त की बिसात पर फैसलों के कदम थे। वक्त की बिसात जब बिछती है तो हमें कड़क फैसले लेने पड़ते हैं। कई बार मजबूर होकर फैसले लेने पड़ते हैं। कई बार दिल तकलीफ़ में होता है और हमें फ़ैसला लेना पड़ता है। कई बार हम परिस्थितियों से घिर कर फैसला लेते हैं। निशान अब भी बाकी थे कि रेत के समंदर भी चिलमन से भीग जाते थे। रेत के समंदर भी चिलमन से भीग जाते थे। जब मुखालिफत में भी विनय का गीत गुनगुनाते थे। खत के पन्ने भी अब सोखने लगे थे स्याही। खत के पन्ने भी, कभी कभी इंसान की ऐसी स्थिति हो जाती है कि खत के पन्ने भी सोखने लगे थे स्याही। शब्द उकेरे नहीं जाते, कलम भी होने को थी पराई।
कलम का साथ, मैंने आपको बताया कि कविता का साथ, कलम का साथ एक सखी सा साथ रहा है। लेकिन कभी कभी कलम भी हम जो लिखना चाहते हैं उससे इतर कुछ लिख डालती है। तो कभी कभी लगने लगती है कलम भी होने को थी पराई, लिखी गई गज़ल तो छूटे नहीं छूटती, लिखी गई गज़ल तो छूटे नहीं छूटती। अहम की गूंज में ठहराव सा हल्का सा इशारा क्या मिला, अहम की गूंज में ठहराव का हल्का सा इशारा क्या मिला, मंजिल का साया मिला। अब तमन्नाओं के बादलों का रुख है दूसरी ओर, अब तमन्नाओं के बादलों का रुख है दूसरी ओर। शहर पर से बीते हैं खाली, शहर पर से बादल बीते हैं खाली। कटी पतंग तन्हा सी डोर, एहसासों की मुलाकातें घटनी सी लगी अब। कायनात भी मेरे रंग में मिलती सी रही अब, कायनात भी मेरे रंग में मिलती सी रही अब। गीतों के बोल भी कुछ स्वरों से थे अनजान, गीतों के बोल भी कुछ स्वरों से थे अनजान। उजड़ गई बस्तियां रह गए खाली मकान, उजड़ गई बस्तियां रह गए खाली मकान। अक्षर अक्षर साथी सा, अक्षर अक्षर साथी सा चल पड़ा है संग मेरी परछाई के। एक एक अक्षर मुझे लगता है कि जब दुनिया साथ नहीं देती तो कलम तो मेरी है, लेकिन कभी कभी जब कलम भी पराई हो जाती है फिर अक्षर अक्षर साथी सा महसूस होता है कि एक अक्षर मेरा साथ दे रहा है, परछाई की तरह साथ चल रहा है। ख्वाबों के मोहरों से कब तक खेल सकेंगे खेल जुदाई के। चलते चलते कटे पेड़ से भी गिर जाना था। कभी कभी इतनी हालात बेकाबू हो जाते हैं कि हम लड़खड़ा कर कटे हुए पेड़ की तरह धड़ाम से औंधे मुंह ज़मीन पर गिरते हैं, क्योंकि सोचा कुछ होता है और सामने कुछ और आता है। चलते चलते कटे पेड़ से भी गिर जाना था, फसाना हार का न था, ये तो विजय का अफसाना था। फसाना हार का न था, ये तो विजय का अफसाना था। क्योंकि संघर्ष करता हुआ व्यक्ति यदि गिर भी जाता है तो उसमें वो ताकत होती है कि वो खड़ा हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने संघर्ष करना नहीं जाना, वो व्यक्ति हार के गीत गाता है। इसीलिए इसे कहा कि कटे पेड़ की तरह गिरने के बाद भी ये सोचा, ये मेरे जीवन की किताब है, मैं अपने आप के बारे में बात करती हूँ। ये फसाना हार का नहीं था, ये तो विजय का अफसाना था। किस राह पर चलकर जाना था किस ओर, किस रोज़ किस वक्त मुझे मेरे ही रास्ते से बीत जाना था, मेरे ही रास्ते से बीत जाना था। आंखें मूंद कर हम सोचते हैं कि जब हम सोते हैं, जब हम आंखें मूंद लेते हैं तब हम ख्वाब देखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको तपती हुई रेत पर चलना होता है, तलवार की धार पर चलना होता है। आंखें मूंद कर देखे नहीं जाते, रेशम के ख्वाब पानी में घुल नहीं जाते। कीमती से पल, इतनी आसानी से पानी, इतनी आसानी से जीवन रंगीन नहीं हो जाता। इतने सारे रंग जीवन में बहुत आसानी से शामिल नहीं हो जाते। वह भावनाओं के हिसाब उन महलों से बीती आवाज़ें ही गूंजा दिया करती हैं। बस छोटे छोटे फसाने, कुछ किस्से, कुछ हारे, कुछ जीते। बहुत सारे उतार और चढ़ाव जीवन में आते हैं जिसमें कई बार हम हारते हैं, कई बार हम जीतते हैं। यही है मेरे जीवन की किताब, बस यही है मेरे जीवन की किताब, बस यही है मेरे जीवन की किताब। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे सुना। बहुत सारी कविताएं हैं क्योंकि पूरा संग्रह है, लेकिन समय की सीमा है और उसको ध्यान में रखते हुए अगला जब कभी सत्र होगा तो कुछ और कविताएं भी आपके साथ बांटने का प्रयास करूंगी। एक बार पुनः गांधी जयंती, शास्त्री जयंती की शुभकामनाओं के साथ आपने अपने संदेश जो भेजे हैं उन संदेशों को अब मैं इस रिकॉर्डिंग में देखूंगी और कोशिश करूंगी कि आप सभी को जवाब दूं। विवेक जी, आपके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच की आयोजन समिति से मेरा परिचय नहीं है, इसलिए मैं विवेक जी का नाम ले रही हूं। लेकिन जिनका मैं नाम नहीं ले रही उनको भी सादर अभिनंदन और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया और आपने मुझे सुना। मैं आप सभी का पुनः हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करती हूँ और अब आपकी अनुमति से, इस मंच की अनुमति से फिनिश बटन को दबा रही हूँ। जी एक बार पुनः शुक्रिया, शुभ रात्रि, अभिनंदन।